बच्चों करते हैं शुरू। सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों? जैसे कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि सोलेनॉइड क्या होता है। ये हमारे पास ऐसे क्या हो रहा है यार, हमारे पास क्या होता है कि ये ऐसे लूप्स बना लेते हैं, इसको सोलेनॉइड कहते हैं वायर से। और एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। सोलेनॉइड दिख रहा है बच्चों आप लोगों को स्क्रीन पे? यस सर। Solenoid consisting of long यस wire सर। in form of helix, where the neighboring turns are closely spaced so that each turn can be regarded as a circular loop. ऐसे इसे सोलेनॉइड कहते हैं हम, हमारा सोलेनॉइड होता है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन भी किया था सोलेनॉइड के बारे में, बच्चों ने बताया भी था कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट पे कंपैरिजन किया जाए तो फील्ड तो दोनों प्रोड्यूस करते हैं, बट सोलेनॉइड ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। मैंने शायद आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे कि सोलेनॉइड का यूज़ कहाँ होता है, टॉरॉइड का कहाँ होता है। आप लोगों ने शायद किए या नहीं किए, मुझे नहीं पता। ये भाई क्वेश्चन किए सोलेनॉइड टॉरॉइड के, पढ़ा आप लोगों ने? चलो नेक्स्ट क्लास में देखना बच्चों, कर करके पढ़ के आना। तो अब देखते हैं बच्चों, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर सम ऑफ द फील्ड ड्यू टू ऑल टर्न्स। जो हमारे पास सोलेनॉइड होता है उसमें इतने सारे टर्न्स क्यों होते हैं? क्योंकि हर एक टर्न की मैग्नेटिक फील्ड मिलके और ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो काफी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। इनेबल्ड वायर आर यूज्ड फॉर वाइंडिंग सो दैट द टर्न्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। कोई बच्चा बताएगा इस लाइन का मतलब क्या है? इनेबल्ड वायर का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? हेलो हेलो। सर इसका मतलब है कि जो वायर्स है हम्म। मतलब तारें नंगी नहीं होती, उनमें बड़े कवरिंग लगी है ताकि जो इंसुलेटेड रहे। ओके सर उनकी कोटिंग करी जाती है, कोटिंग। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर सोलनॉइड बनाना है, तो एक काम करते हैं, हमारे पास एक वायर पड़ी हुई है, उसको जला देते हैं। जैसे दिखाते हैं। हम्म, हम्म। कई बार बच्चे कहते हैं, सोचते हैं कि एक वायर लो, एक ऐसी जो नॉर्मल वायर होती है ना, उसको जला दो। अच्छा, नॉर्मल वायर को जलाने से क्या होता है? कोई चाहता है नॉर्मल वायर को जला देते हैं तो क्या होता है? कॉपर वायर आ जाती है हमारे पास, इंसुलेशन जल जाती है, फिर ऐसे लपेट दो। ये सही है? इसे इसे सोलनॉइड बनाना ठीक है? यस। अरे नॉर्मल वायर जला दी, ऊपर कोटिंग, ये सही है गलत है ये तरीका? अगर नॉर्मल शायद वायर सही है। नहीं, अच्छा टच भी गलत, तो कर सकती है। गलत है। अच्छे, अगर ये टर्न्स टच कर गए आपस में, ये टर्न टच कर रहे हैं आपस में, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। धमाका। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? वही हीटिंग प्रोड्यूस हो जाएगी बहुत ज्यादा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो चक्कर क्या होता है बच्चों, इसके लिए मार्केट से कॉपर वायर वैसी नहीं है, कोई भी ऐसी कॉपर वायर नहीं ले सकते जो हम नॉर्मली घरों में देखते हैं। मतलब एक होती है इनेमल्ड कॉपर वायर, इसके ऊपर कोटिंग होती है। वो मिलती है मार्केट में, इनेमल्ड कॉपर वायर मार्केट से आती है। इसके ऊपर कोटिंग चढ़ी हुई होती है थोड़ी सी इंसुलेटेड मटेरियल की, जबकि दिखेगी कॉपर जैसी, आपको लगेगा कॉपर ही है ये, बट एक पतली सी कोटिंग होती है, प्लास्टिक टाइप की कोटिंग होती है इसके ऊपर। ये उससे बढ़िया सर वो मोटी कोटिंग वाली नहीं ले हम सर। अच्छा बोलो। ये सर वो जो मोटी कोटिंग वाली होती है, प्लास्टिक जिस लगा होता है वही ले लेंगे हम। हाँ, प्लास्टिक वाली भी कर सकते हो, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि उस पर तो कोटिंग चढ़ी हुई ही होती है, वो भी कर सकते हो, कोई ऑप्शन। बट एक्चुअली क्या है, उससे शायद ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड कम मिलती है हमें, शायद अच्छी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल पाती है, ये भी शायद कारण होते हैं। इस वजह से शायद हम ये यूज करते हैं कॉपर वायर, क्योंकि इसमें कोटिंग पतली होती है तो थोड़ी अच्छी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। इसमें कोटिंग है, ये सिंपल कॉपर वायर नहीं है, दिखने हाँ में सर पतली सी हाँ। कोटिंग चढ़ी हुई है, इससे इससे बनाते हैं हम। ठीक है, चाहिए इनेमल्ड कॉपर वायर है, तो ये ले लेंगे, इससे कोट ऐसे से टर्न बना के बना देंगे, सोलनॉइड बन गया हमारा, ये सोलनॉइड आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलनॉइड इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म एंड पैरेलल। अब इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। अब जैसे कहीं पे अगर फील्ड इस तरीके से दिखाई हुई है,
पैरेलल दिखा रखी है तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म फील्ड। और कहीं पे फील्ड ऐसे दिखा रखी है डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग नेचर की, ऐसे आइदर डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग नेचर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर कुछ और भी हो जिसमें यूनिफॉर्म स्पेसिंग नहीं हो, उनको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तब क्या होता है बच्चों, जैसे सोलेनॉइड या बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। देखो ये बार मैग्नेट है, हमने 9th क्लास में इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करना पड़ा था। क्या होता है भाई, कैसे ड्रॉ करें बोलो? नॉर्थ से साउथ जाते। नॉर्थ से North सर और साउथ, to इनसाइड south. साउथ से नॉर्थ। ऐसे बाहर और अंदर ऐसे, ठीक है, यूं और अंदर ऐसे, इस प्रकार से फील्ड लाइन को। तो देखो अच्छे, बाहर कैसी फील्ड लाइन है और अंदर कैसी है, अंदर के बारे में क्या कहना चाहोगे और बाहर के बारे में क्या कहना चाहोगे? पैरेलल। सर बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ। अंदर पैरेलल है, पैरेलल है लाइंस, और भी पैरेलल है। तो उसको यूनिफॉर्म कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म। मतलब यूनिफॉर्म कह दो या कोई यूनिफॉर्म ही बोलो। बाहर जो है डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज देखो डाइवर्ज हो रही है ना, ये देखो, ठीक है, यस सर। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। समझे या नहीं समझे इस चीज को? समझ गए सर। तो समझ गए सर। हमारे एक पॉइंट मेंशन है, क्या लिखा हुआ है देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज कंसीडर्ड टू बी यूनिफॉर्म एंड पैरेलल। अंदर जो होती है वो यूनिफॉर्म और पैरेलल होती है, और बाहर नॉन यूनिफॉर्म होती है। अब हमारा काम क्या है, हमारा टास्क क्या है? हमारा काम क्या है, देखो हेडिंग दे रखी है, क्या दे रखा है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड। हमें करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, तो ये हमारा टास्क है। समझ गए बच्चे? ठीक है, बोलो भाई। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टॉरॉइड निकालना है हमको, इनसाइड टॉरॉइड निकालना है, ठीक है, निकालते हैं अच्छा। तो टॉरॉइड के अंदर जो फील्ड होती है वो ऐसी यूनिफॉर्म सी होती है, सोलेनॉइड के अंदर, सॉरी सोलेनॉइड गलत लिख दिया, सोलेनॉइड, ठीक है। अगर फिगर ड्रॉ करके दिखाएं तो भी दिखा देते हैं अच्छी साइड में, ऐसे सोलेनॉइड है, अंदर फील्ड दिखानी है तो एक तरीके से ऐसे, ऑल्दो पूरी पैरेलल नहीं है बट कंसीडर टू भी पैरेलल मान सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो भाई बोलो। यस सर। यस सर। तो अब करते कैसे, क्या रूल लगाते हैं? देखो बच्चों, अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है तो दो रूल है हमारे पास। एक है बायट-सावर्त लॉ, एक है एम्पेयर सर्किट लॉ। खैर मैं एम्पेयर सर्किट लॉ के बारे में क्या बोलूं, क्योंकि चक्कर क्या है, ये मैथमेटिकल है, तो आप लोग इसको बहुत टेम्परेरी बेसिस पे सीख रहे हो। जब कॉलेज में जाओगे बच्चों तो आप लोग डिटेल में सीखोगे इसके बारे में, क्योंकि मैथमेटिकल लॉ है। तो होपफुली अगर आप जो जिस भी ब्रांच में जाते हो उस हिसाब से आगे सीखोगे। तो देखते हैं बच्चों आगे। तो जैसे फील्ड ऐसी ही हमारी फील्ड हो गई, ये मान लो अंदर की फिगर है, अंदर फील्ड जा रही है इस तरीके से। हमको एक एम्पेरियन लूप मानना होता है यहाँ पर, वी हैव टू कंसिडर एन एम्पेरियन लूप। ये हमारा क्या है, ये क्या हमारा है, क्या है हमारा, एक एम्पेरियन लूप माना। अब ये एक एम्पेरियन लूप माना है, यहाँ पर जो एम्पेरियन लूप माना है वो रेक्टेंगुलर नेचर का है, रेक्टेंगुलर नेचर। अब बच्चों क्यों माना, क्या माना, देखो यार अब मैं इसके बारे में कुछ खास नहीं बता सकता, और बताऊंगा चलो खैर क्यों माना, ऐसे क्यों माना, बट सर्कुलर क्यों नहीं माना ये सब मैं बता सकता हूँ। बट एक्चुअली क्या है कि देखो ये मैथमेटिकल लॉ है, तो ये सब तभी समझोगे जब आप और आगे जाओगे। मैं बता रहा हूँ, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें अभी की फिलहाल इतनी सी है, थोड़ा बहुत समझने की है जस्ट, कि कई सारी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो जिसका आंसर अभी नहीं दिया जाता है, जो बाद में ही आपको पता चलेगा। तो
जैसे एम्पिरियन लूप माना ए बी सी डी, ये एक एम्पिरियन लूप है, तो उसका कुछ हिस्सा बाहर है, मतलब तो सोलेनोइड से बाहर है, सी डी जो पार्ट है वो बाहर है। अगर हम यहाँ लगाएंगे एम्पेयर सर्किट लॉ, जो कि मैथमेटिकल लॉ है, क्या कहता है वो, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। समझ रहे हो बच्चों? तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे एम्पेरियन लूप के अगर हम बारे में बात करें तो एम्पेरियन लूप के अंदर 4 साइड्स आ रही हैं। 4 साइड्स कौन कौन सी आ रही है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। तो हम हर साइड के लिए अलग अलग लेंगे, बी डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी, बी डॉट डी एल फ्रॉम बी टू सी, बी डॉट डी एल from C to D, B dot DL from D to A is equal to mu naught I। कोई डाउट बच्चों? बोलो। नो पूरा सर। पूरा लूप कंप्लीट हो गया है। यहाँ से एक जगह से चले और वापस ए से बी, बी से सी, सी से डी, मान लो ऐसे आ गए। ऑल द लूप में कोई डायरेक्शन तो नहीं होती, बट हमने ऐसा मान लिया कि हम यहाँ से लूप हो गया हमारा, वापस यहीं आ गए। और सब मैथमेटिकल है बच्चों, तो इसमें लॉजिक वॉजिक मत ढूंढना। मैं एक हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि एक तरीके से रटने वाली चीज़ है, क्योंकि आपको कुछ बताया सिखाया तो जा नहीं रहा है, सिर्फ बस ऊपर ऊपर से बताया जा रहा है कहानी की तरह। हाँ, इसकी डिटेलिंग कभी आएगी समझ में तो बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो फिलहाल यही है कि ये मान के चलो कि ठीक है, जस्ट कर रहे हो, ऑन स्टडी कर रहे हो जस्ट। तो अब चक्कर क्या है बच्चों कि जब इसको ओपन करते हैं हम लोग, तो ए बी के लिए हम जैसे डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा हो गया ए 4 साइड्स के लिए इक्वल टू ए बी के लिए ओपन करते हैं। जब ए बी के लिए ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। एंगल कितना होगा? एक्चुअली ये एंगल किसके बीच का होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड एंड जो लेंथ एलिमेंट, इसका जो लेंथ एलिमेंट है, जो हमने एम्पिरिकल लूप का एलिमेंट माना है, उसके बीच का एंगल। तो यहाँ हम लोगों ने लूप में भी एलिमेंट की डायरेक्शन आगे ली है और मैग्नेटिक फील्ड भी आगे जा रही है। क्या एंगल होगा बच्चे ए से बी में? 0 डिग्री, 0 डिग्री, जीरो। कॉस 0 हो जाएगा। ऐसे अगर हम कहेंगे बी टू सी के लिए, बी टू सी के लिए क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 90। 90 कैसे 90? क्योंकि ये ऐसे है और ये ऐसे है, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बन रहा है। और सी टू डी में क्या हो जाएगा, बी डी एल 180 कॉस 180, क्योंकि ये एलिमेंट इधर ले रहे हैं, ये इधर ले रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और सी टू डी और डी टू ए में बी डी एल कॉस 90 हो जाएगा, डी टू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया। अब क्या होगा बच्चों, एक्चुअली क्या है, जो हमारे एम्पिरिकल लूप माना है, इसकी लेंथ और ब्रेथ ले लेते हैं, उसकी लेंथ को एल मान लेते हैं, ब्रेथ को भी मान लेते हैं। ठीक है, और अब जो नीचे हमने ली है वैल्यूज, उसको थोड़ा देखना चालू करते हैं। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा? 0, जीरो। तो ऐसे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि cos, और हाँ सर, ऐसे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, यस सर, और ये भी 0 हो जाएगा। इसका कारण ये नहीं होगा कि एंगल है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि जो सी डी लूप है वो बाहर है, आउटसाइड है, आउटसाइड फील्ड है। ऐसे आउटसाइड ऐसे, अच्छे देखो, आउटसाइड ऐसे ऐसे हमने जो माना है, इसको लूप ऐसे मानना है, ये देखो अंदर यूं माना है। ये जो लूप है वो फील्ड से बाहर पड़ रहा है, फील्ड ओके सर, फील्ड से नहीं, देखो ऐसे लूप हमने ऐसे मान लिया। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना बच्चों कि अब बच्चे कई बार कहते हैं कि सर बाहर भी तो फील्ड होगी। एक्चुअली क्या, हम इनसाइड फील्ड निकाल रहे हैं, तो उसमें इनसाइड की फील्ड निकाल रहे हैं, तो आउटसाइड की फील्ड से मतलब नहीं है हमें, होगी भी। और दूसरा एक चीज का ध्यान रखना, मैग्नेट की आउटसाइड की फील्ड इनसाइड की फील्ड के कंपेरिजन में काफी वीक होती है, कंपैरेटिवली काफी वीक होती है। ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है अंदर की फील्ड और बाहर की फील्ड में। अंदर काफी डेंस फील्ड होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। तो
तीन चीजें एक साथ जीरो हो गई, ये तीनों चीजें एक साथ जीरो हो गई, दो तो एंगल के टर्म में और एक ऐसी, ये ए से बी वाला हो जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। कोई डाउट, कोई डाउट? हेलो हेलो हेलो। नो सर, नो नो सर। सर नो। अब मैग्नेटिक फील्ड को बाहर ले लेते हैं और डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई लिख देते हैं। अब देखो अच्छा चक्कर क्या है कि यहाँ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर ले लिया, डीएल को इंटीग्रेट किया, तो डीएल मतलब ये जो पूरा है ए से बी तक लेंथ एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दिया। ए से बी तक अगर लेंथ एलिमेंट को इंटीग्रेट करेगा तो ए से बी की कंप्लीट लेंथ आ जाएगी। ए से बी की कंप्लीट लेंथ कितनी है, ये लेंथ, ये कितना है, एल के बराबर है। ये क्या हो जाएगा, बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। समझ में आया बच्चों? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट अब तक समझ में आया? हेलो हेलो हेलो, अरे भाई सुन रहे हो? यस सर, यस सर। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है बच्चों, यहाँ से ट्विस्ट क्या आता है बच्चों, देखो एक्चुअली क्या होता है, ये ट्विस्ट कहाँ से आता है कि जैसे ये एम्पीरियन लूप माना है, जब आप दिखाते हो इसको तो ऐसे दिखाते हो, ये देखो ऐसे टर्न्स है, इसको यूं गुजर रहे हैं, तो क्या एम्पीरियन लूप से एक टर्न गुजर रहे हैं? हाँ बोलो बच्चे। cos 180 तो 1 होता है, वो बच्चे -1। हाँ वो उसकी वजह से नहीं हुआ, फील्ड की वजह से हुआ है ना, आउटसाइड है बच्चे, बी इज इक्वल टू 0 है, इस 0 सी डी 0 इसलिए हुआ है कि सी डी जो है आउटसाइड पॉइंट पड़ रहा है, तो वहाँ फील्ड 0 है, एंगल 0 नहीं है। मैंने ओके इसको नहीं सर। लिखा है बच्चे, बी को 0 लिखा है। ओम समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बच्चे? सर मैं दोबारा बताऊं बच्चे, नो सर। ये वाला और ये वाला एंगल की वजह से, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड की 0 होने की वजह से 0 हो गया, तीनों ही 0 हो गए। तो अब देखो कि चक्कर क्या है कि हमने जो ए बी दिखाया, ए बी हमने दिखाया, उसमें उससे एक लूप क्रॉस करके नहीं जा रहा है, कई सारे लूप उसको बार बार घूम रहे हैं, ये लूप कंटिन्यूसली उससे घूम रहे हैं, ऐसे 1 2 3 4। तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आती है अफेक्टिव करंट की। अफेक्टिव करंट की क्या होती है, इसको हम लोग यहाँ पर आई ई लगा देते हैं, आई ई आई ई आई ई, हर जगह आई ई लगा देते हैं यहाँ पे, आई ई आई ई आई ई। अभी इफेक्टिव करंट का क्या कॉन्सेप्ट आता है, देखो एक्चुअली क्या आता है, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है करंट पे, यहाँ पर जितने ज्यादा लूप होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है लूप के करंट पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो इसके अंदर अभी तक इस फॉर्मूले में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नंबर ऑफ टर्न्स को बयां कर पाए, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाए। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हमने कोई एक लूप लिया है, एक हमने कोई एक ऐसा ड्रॉ किया है, ठीक है, ऐसा हमने लूप लिया है और हमारा सोलेनॉइड ऐसा है, ऐसा हमारा सोलेनॉइड है। तो फील्ड अपने आप ज्यादा तब होगी जब इससे ज्यादा टर्न्स ऐसे क्रॉस करे होंगे, ऐसे जितने ज्यादा टर्न ऐसे इसको टर्न करते हुए जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 जितने ज्यादा टर्न्स होंगे इसको इसके ऊपर से वो जाएंगे, फील्ड उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि जितने ज्यादा टर्न्स होंगे फील्ड उतनी होगी। तो यहाँ एक फैक्टर जोड़ देते हैं बच्चों इफेक्टिव करंट का। एक्चुअली ऐसा कोई फैक्टर होता नहीं है, बट हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इफेक्टिव करंट को एन आई लिख देते हैं, करंट को एन टाइम्स लिख देते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट ये आता है, बच्चों पूछते हैं कि सर करंट तो एन टाइम्स हुआ नहीं, आपने करंट को एन टाइम्स क्यों कर दिया? पता नहीं बच्चे मैथमेटिकली क्यों जोड़ा गया है। सिर्फ कहने का मतलब ये होता है कि ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो ज्यादा फील्ड होगी, मतलब तो सिर्फ ये दिखाने के, जैसे अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं इसको, ये म्यू नॉट ये एन आई हो जाता है, तो उससे एक प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है, किस किस के बीच की, इससे एक प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड और नंबर ऑफ टर्न्स के बीच की, उसके लिए एन लगा देते हैं। जबकि करंट एन टाइम्स नहीं हो रहा, मतलब एन आई का कोई लॉजिक नहीं है, एन आई अपने में कोई लॉजिक कंटेन नहीं करता है, इफेक्टिव करंट का कोई अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस ये है कि जितने ज्यादा टर्न्स इसको क्रॉस करते हुए जाएंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, इसका मतलब एग्जिस्टेंस उसकी है। ये समझे या नहीं समझे बच्चों, बोलो। समझ गए सर। मतलब आप बता दें। कुछ हद तक ऐसा ही है बच्चों, सिर्फ कहानी की तरह है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक मुझे तो नहीं दिखता है, सही बताऊं तो बच्चों, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में इसके लॉजिक्स आते हैं जब आगे हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, कॉलेज में हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, फिर फिजिक्स पढ़ोगे, हायर फिजिक्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा इसका लॉजिक। बट फिलहाल के दौर पे इसका कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, सब कहानी की तरह चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। खासकर
बायट सवर्ट लॉ तो फिर भी चल रहा था, एम्पेयर सेकेंड लॉ तो पूरी कहानी की तरह चल रहा है, सिर्फ एक तरीके से रट्टा मारने का ही टॉपिक है। हाँ अच्छे, दोबारा बता देते हैं अच्छे। यहाँ पर हमने आई ई लिखा, आई एक तरीके से इफेक्टिव करंट है। अब इफेक्टिव करंट कुछ नहीं होता बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो कि अब ये जो कॉइल है, ये जो हमारा लेंथ है, इससे कितने टर्न्स क्रॉस करके जा रहे हैं, इसके आसपास से कितने टर्न जा रहे हैं, 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, मान लो 4 टर्न जा रहे हैं। तो अगर 1 टर्न क्रॉस कर उसके ऊपर से जाता तो फील्ड कम होती, और ज्यादा टर्न जाता तो उसकी वजह से फील्ड क्या होती, ज्यादा होती। तो नंबर ऑफ टर्न्स को काउंट करने के लिए ऐसी टर्म्स हमने यूज कर ली है जिसे इफेक्टिव करंट कहते हैं, और हम यहाँ पर जबरदस्ती आई की जगह एन लगा देते हैं। ये समझे नहीं समझे? हेलो, यस सर। लॉजिक मत ढूंढना यार, Yes, sir. लॉजिक वॉजिक मत ढूंढना, फिर कहीं लॉजिक ढूंढने लग गए ना बच्चे तो खत्म हो जाओ। फिलहाल तो कोई फायदा नहीं है इसमें, लॉजिक सब मैथमेटिकल चीजें हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है फिलहाल, अभी फिलहाल के तौर पे। मैथमेटिकल चीजें वो होती हैं जो आपको सिर्फ रटाई मतलब बता दी जाती हैं कि ये फॉर्मूला ऐसा होता है, ऑल दो उसका लॉजिक जब समझाया जाएगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे हम कई बार कहते हैं a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हमने रट लिया था, पर बाद में वो आप समझते हो। देखो ये a है, ये b है, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर पता है ना आपको, इससे आता है, Yes, sir. इससे आ सकता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो जब हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो हमें पहले फॉर्मूला रटा दिया जाता है, ऑल दो उसका लॉजिक बताया ना जाए या नहीं जाए वो तो हमको डिटेल में समझना पड़ता है। तो यही है कि ये फिलहाल मैथमेटिकल चीज है बस। फिजिक्स के हिसाब से क्या है, फिजिक्स के हिसाब से कोई हमसे पूछता है कि नंबर ऑफ टर्न्स क्यों डाला जा रहा है, तो हम ये बताते हैं कि बहुत मायने होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स के। अगर जैसे मान लो आपने एक कॉइल ली, उसमें एक टर्न है, ज्यादा टर्न्स होंगे तो ज्यादा फील्ड होगी, तो फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करती है, तो इस वजह से हम नंबर ऑफ टर्न्स को यहाँ इंक्लूड करते हैं। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। यस सर, आ Yes, गया। sir. सर सुन रहे हैं? ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना, लॉजिक मत ढूंढना बच्चों, एक तरीके से रट्टाफिकेशन ही कह सकते हैं इसको। तो आप अपना देख लेना उस हिसाब से, इसमें ज़्यादा लॉजिक मत ढूंढना। वैसे भी इंट्रेंस में टॉपिक नहीं आता है क्योंकि इसमें कोई खास लॉजिक्स नहीं है उस हिसाब से। तो अगर लेंथ को नीचे ले आए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा बच्चों? म्यू नॉट NI/L हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों। म्यू नॉट परमिएबिलिटी है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है, L लेंथ है, ये सब चीजें यहाँ पर म्यू नॉट NI/L है। नंबर ऑफ टर्न बाय लेंथ क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ को स्मॉल n कहते हैं। स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न बाय लेंथ, इसको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कहते हैं। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब इसका ये क्या होता है बच्चे बताते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स होना ज्यादा जरूरी नहीं होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा हो ये यूनिट लेंथ। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि क्या है देखो बच्चे बताते हैं, म्यू नॉट NI हो जाता है ये फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ टर्न मैटर नहीं करता है, कम से कम लेंथ में ज्यादा से ज्यादा टर्न होने चाहिए, ये मैटर करता है। जैसे मान लो हमारे पास अगर हम देखें 2 सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड है ऐसा और जिसके अंदर 10 टर्न्स हैं, दूसरे सोलेनॉइड में भी 10 टर्न्स हैं, ठीक है, बट इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 2L है। क्या दोनों की सेम फील्ड होगी? दोनों के अंदर सेम फील्ड होगी? नो सर, क्यों नहीं No, होगी? sir. क्यों क्यों? पहले वाले में ज्यादा होगी, दूसरे में कम, क्योंकि पर यूनिट लेंथ जो उसके टर्न्स है वो ज्यादा है पहले वाले के। मतलब कि टर्न्स कितने क्लोज हैं, कितने क्लोज हैं इसके? 10 टर्न्स अपॉन लेंथ, इसके क्या 10 टर्न्स बाय 2 लेंथ, ठीक है। तो जैसे मान लो लेंथ कुछ भी हो ऑल दो, बट टर्न्स मैटर नहीं करते हैं, टर्न्स कितने क्लोज हैं, पास पास हैं,
गिवन लेंथ में कितने ज्यादा टर्न्स हैं ये मैटर करता है कि क्लोजनेस किसकी ज्यादा है। कम लेंथ में ज्यादा टर्न्स होना ये ज्यादा जरूरी होता है। तो जब अभी हम वाइंडिंग करते हैं ना तो ऐसा मना किया जाता है, ऐसा ऐसा मत करना, यूं 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 करना, ऐसे। समझे बच्चों? समझे? यस सर। तो ये हो जाता है बच्चों। तो अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये फॉर्मूला आया, तो इससे हमें क्या पता चलता है थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि वो तो बाकी तो सिर्फ रट्टा था एक तरीके से डेरिवेशन तो, बट ये हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बताती है कि अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बूस्ट करनी है तो क्या मेरे पास उपाय हैं, पॉसिबल उपाय क्या हैं। क्या है पॉसिबल, ये क्या पॉसिबल क्या है कि अगर मैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मेरे पास, मेरे को अगर नंबर मैग्नेटिक फील्ड बूस्ट करनी है कैसे करूं मैं, बताओ कोई उपाय आप लोगों के पास बच्चों? सर पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बढ़ा दो, मतलब कम लेंथ में ही ज्यादा टर्न्स कर दो, ठीक है। और यस सर। करंट बढ़ा दो, करंट। करंट कैसे बढ़ा सकते हैं बच्चे, कोई उपाय, क्या उपाय है बताओ? तब ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगा के। शाबाश बच्चे। अब देखो कॉइल मान लो वही है, अब हायर वोल्टेज की बैटरी लगा दोगे क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। और कोई उपाय बच्चों? दो उपाय तो आ गए मेरे पास, कोई और उपाय बोलो भाई, बोलो बोलो भाई बोलो। एक उपाय होता है इसके अंदर सॉफ्ट आयरन की नेल इंसर्ट करके, आयरन नेल इंसर्ट करके, ये आपने पढ़ा होगा अपने 10th क्लास में, इसमें इंसर्ट कर दी। क्या 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 फर्क पड़ेगा बच्चे, क्यों फर्क पड़ेगा, कोई बच्चा बता सकता है? अगर मान लो सोलनॉइड के अंदर मैंने कुछ इंसर्ट कर दिया, कील इंसर्ट कर दी, तो क्यों फायदा होगा, क्या होगा?